तो देखना है आगे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जो फॉर्मूला को, कुछ पाठों के। तो जो बाकी अभी बचे हुए पाठ है उसके फॉर्मूला को देखेंगे, और उसमें एक पाठ जो है तो पीछे से समानांतर श्रेणी छूट गया था, तो पहले समानांतर श्रेणी का ही देख लेते हैं, और उसके बाद हम बाद बाकी और भी पाठों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। समानांतर श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर समान अंक बढ़ता है, जैसे 2 के बाद अगर समान अंक 2 बढ़े या 3 बढ़ रहा है, जैसे 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होता है? समानांतर श्रेणी में। पूछेगा कि 3 4 दे देगा, ऐसे लाइन से दे देगा श्रेणी, और पूछेगा कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो जो सेम सेम बढ़ते रहेगा वही क्या होगा? समानांतर श्रेणी में। तो इसके लिए क्या करेंगे? घटा के देख लेंगे। जैसे 5 घटाओ 2 करेंगे 3 आया, 8 घटाओ फिर 5 करेंगे कितना आया? 5 करेंगे 3 आया, फिर 11 घटाओ 8 करके देखेंगे कितना आया? 3 आया। तो जिस समय ये जो सारो अंतर है, ये जो डी का जो मान है, जितना जितना बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? डी सारो अंतर। तो जितना ये सारो अंतर अगर सबका बराबर है तो वह समानांतर श्रेणी में होता है, अगर बराबर नहीं होता है तो वह समानांतर श्रेणी में नहीं होता है। कभी कभी क्या करता है कि एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, बता रहे हैं कैसे। जैसे इस तरह से दे देगा, पूछेगा कि समानांतर श्रेणी इतना दे दिया, पूछेगा समानांतर श्रेणी का पहला पद है, प्रथम पद है, तो क्या होगा? प्रथम पद 2 हो जाएगा। तो ये जो है सो जो पहिलका पद होता है यही कहलाता है क्या? प्रथम पद। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद जो होता है इसको ए से शुरू करते हैं, वो क्या हो गया? 2। और जो सार्व, कभी कभी ऐसे भी समानांतर श्रेणी दे देगा, पूछेगा कि सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा? 5 घटाओ 2 कर देंगे, कितना आएगा? 3। इस तरह से सार्व अंतर निकालने के लिए कहेगा दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेना है, बना देना है। अब कभी कभी कहता है क्या कि इसका जो है सो 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, या एनवां पद कुछ भी निकालिए, एनवां पद। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है इस पार्ट में। ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर कोई भी पद निकालने के लिए कह रहा है तो इस फॉर्मूला पर रख के निकाल लेंगे, या दूसरा इस फॉर्मूला पर रख करके क्या करेगा कि इसमें से किसी एक का मान दिया रहेगा, जैसे ए एन का मान दिया रहेगा, ए और डी का मान दिया रहेगा, एन का मान निकालना रहेगा, तो इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, बाद बाकी मान रखेंगे और घटा करके एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछेगा, एन का मान अगर निकालने के लिए पूछ रहा है तो इसमें डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं, जैसे बताते हैं। जैसे यही ले लेते हैं 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। पूछेगा कि इतने समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 5, 8, 11 डॉट 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 का कौन सा पद है ना, ऐसे भी पूछ देगा कौन सा पद, यानी पद दे देगा, इनका मान निकालना रहेगा कौन सा पद। जैसे इसका कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 32 है। ठीक है, पूछेगा कि इसका कौन सा पद 32 है। अगर ऐसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए, ठीक है, कि कौन सा पद 32 है, क्या होगा आंसर? तो इसका 10वां पद होगा, 10वां पद होगा ना। तो इसको अगर डायरेक्ट बनाना हो जल्दी, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डी निकाल लेंगे, 3 आ गया है ना, और इसमें से 5 घटा के उतना से भाग करके एक जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखना है। 32 में से क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे और बटा ये जो डी का मान होगा 3 करके जोड़ 1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। घट के कितना आ गया? 27। अब बटा क्या हो गया? 3, तो काट दिए तो 9 और जोड़ 1 क्या आ गया? 10। तो इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो पूरा फॉर्मूला पर जो अभी बताए हैं उस फॉर्मूला के आधार पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया? 5। ए बराबर कितना हो गया? 5। डी बराबर कितना हो गया? 3। 3 हो गया। और ए एन बराबर ये ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी था, उस फॉर्मूला पर भी रखेंगे तो इतना ही होगा। जैसे ए एन का मान कितना है? 32 है, ए एन बराबर 32 है, तो यहाँ पर रखेंगे 32। तो याद रखना है, अगर कहे कि कौन सा पद 32 है तब एन के मान निकालेंगे, कौन सा पद 10वां 5वां 6ठा कौन सा पद, तो एन का मान निकालेंगे। और अगर वही कहता है कि 32वां पद ज्ञात कीजिए,
तब यहाँ पर n के मान 32 रखते और 32वां पद an के फॉर्मूला से निकाल देते। तो दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है। ये 5 है तो 5 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, n का मान निकालना है तो n का n ही रहने देंगे, d का मान जो है वह 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 27 और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3, काटेंगे तो 9 तिया 27, या ये n 9 बराबर क्या हो गया n माइनस 1, फिर इधर से जो माइनस है ये जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो ये 1 हो गया बराबर क्या हो गया n, तो ये हमारा क्या हो गया n बराबर 10 आना गया। इस तरह से निकालेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट में निकालने के लिए यही फॉर्मूला याद, इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। n बराबर हो जाएगा जो n के मान रहेगा उसमें से a के मान घटा देना है, अब बटा में d कर देना है, जोड़ 1 कर देना है। ठीक है, एक बार में निकल जाएगा क्या है ना। n के मान जैसे कितना है 32, तो 32 में से घटा दिए कितना 5, a के मान 5 और d के मान 3 और जोड़ दिए 1, 27 बटा 9, 3 3 9 10 आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और नहीं तो क्या है कि ऐसे निकल जाएगा। और अगर पदों का योग कह रहा है एसएन निकालने के लिए, तो एसएन बराबर कैसे निकालना है वो देखना है। जैसे अब हम क्या बता रहे थे, एसएन का मान, एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि एन बटा 2 ए जोड़ एल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर एल का मान दिया गया हो तो आसानी से इससे निकल जाएगा, 2n वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना है। ये फॉर्मूला जो 2n वाला आता है वो यहीं से आता है। जैसे एल क्या होता है, जो अंतिम पद होगा ना एल वही होता है, ये जो होता है ना ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना ए एन, ये जो ए एन होता है इसी को हम एल कहते हैं। तो ए एन का मान अगर दिया गया है तो एस एन बराबर क्या होगा, ये ए जोड़ एल यानी ये ए एन वाला मान, यानी कि अगर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए जोड़, इसी को हम लिख दे कि ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, तो यही ना ए मिल के क्या हो जाता है 2a हो जाता है। तो यही जो है सो इस तरह से हो जाता है 2a जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर दोनों फॉर्मूला में से कोनो किसी भी फॉर्मूला को रख लेना है। कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, एन के फॉर्मूला नहीं अपनाना है। वहां पर कभी कोई ध्यान देना है, कभी कोई पूछ देता है ऐसे उल्टा पूछ देगा, पूछेगा कि अंतिम से जो है 20वां पद ज्ञात करे। तो अंतिम से अगर कहेगा ना निकालने के लिए, तो अंतिम से nवां पद बराबर हो जाएगा, उसको हम एल जो दिया रहेगा लास्ट में उसमें से एल में से घटा लेंगे ए माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो है सो निकल जाएगा। तो ये याद रखना है अगर अंतिम से पूछ दिया तो। अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट है वो बोलना है, इसको बताते हैं। इसको नोट करने का मन है तो जल्दी जल्दी नोट कर लेना है। तो आगे देखना है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है, जब डिटेल्स में पढ़ाए थे तो टोटल बताए थे त्रिकोणमिति क्या होता है। अभी हम लोग शॉर्ट में फॉर्मूला देखेंगे केवल। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, ए बी सी। तो त्रिकोणमिति का जब भी हम अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी मतलब जब भी त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है, वह मतलब किसी कोण से संबंधित भुजा का अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से क्या है कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। जैसे इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है लंब पी। अगर हम इस कोण के लिए अगर अध्ययन कर रहे हैं तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा पी, और जो साइड में बचा हुआ भुजा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी आधार। ठीक है, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है वह क्या होता है एच, यानी इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो ये अगर हम थीटा का मान ये है, अगर हम कोण सी के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, जो बच गया वो भुजा क्या हो जाएगा बी, और ये जो है ऊपर वाला जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा एच। लेकिन वहीं अगर हम कर्ण जो है सो हमेशा बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है, ये बदलता नहीं है, हमेशा रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम थीटा का अध्ययन यहाँ पर थीटा ना होकर के अगर हम साइन ए साइन बी साइन ए का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान अगर साइन हो गया, ठीक है, साइन ए टैन ए कॉस ए, या किसी अगर ए के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं
तो इसके लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि इस समय कौन सा बीसी जो है सो पी हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये जो ये वाला जो आधार था ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार बी। ठीक है, और उसके बाद एच हमेशा सेम ही रहेगा कॉर्ड। तो अगर हम साइन ए लिख रहे हैं, ठीक है, और ये साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच मान ले रहे हैं, तो ये पी बटा अगर एच हो रहा है साइन थीटा बराबर, तो हम किसका मान लेंगे, ये जो है सो मतलब पी का मान लेंगे, तो पी इसके लिए कौन सा होगा, ये बीसी जो है सो पी होगा, और ये जो है सो एच तो सबके लिए एसी होगा, तो ये एसी होगा। तो इस तरह से, तो अगर ये लेंगे थीटा तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर ये थीटा लेंगे तो ये इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये नीचे वाला बी हो जाएगा। तो सामने वाला सबसे बड़ा भुजा एच हो जाता है, सामने वाला पी हो जाता है, और जो नीचे बच जाता है या मतलब जो भी बच जाता है वह भुजा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। और साइन का और इसका मान निकालने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि इसको साइन का अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे होंगे, याद है, अगर याद नहीं है तो फिर से बता देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा तो सबको याद ही रहता है, वो फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रहता है। ठीक है, तो बताते हैं। ठीक है, इसको इधर ही बना लेते हैं, ज्यादा तीनों इसको छोड़ देते हैं, बड़ा ज्यादा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक यहाँ पर ले लेते हैं। ये इतना तो याद ही होता है कि पहले क्या होता है, साइन साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, और उसके बाद इसके नीचे उल्टा हो जाता है साइन थीटा, तो उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा, एक दूसरे को उल्टा होता है, पता ही होगा। तो इसको निकालने के लिए बताया थे ट्रिक क्या, याद है, अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं हो तो याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और फिर नीचे से लिखते चले जाना है वही बात। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ये याद रखना है शॉर्ट में ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और फिर नीचे से हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। बस बस ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो अगर नहीं याद हो तो इस तरह से निकाल के देख लेना है, और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा जिसका भी मान रखना हो लिख सकते हैं। याद रखना है क्या, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, फिर नीचे से लिख देंगे पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, हो गया, इस तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद क्या है कि एक दूसरे का ये उल्टा होता है, यदि ये क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है एक दूसरे का उल्टा है, जैसे साइन थीटा इंटू अगर हम कॉसेक थीटा कर देंगे, कॉसेक थीटा, तो ये क्या होगा पी बटा एच गुना पी बटा एच बटा पी बटा एच गुने ये क्या होगा एच बटा पी। अगर इसको हम कट कर देंगे तो ये मान कितना आएगा, एक आएगा ना, कट जाएगा तो एक आएगा मान, तो ये सब कट देंगे तो ये कितना आ जाएगा मान, एक मान आ जाएगा, तो ये क्या है एक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया एक। तो ये अगर हम कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाके गुना में है, उधर जाके क्या होगा बटा में, यानी एक बटा क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर साइन थीटा बराबर निकालना है तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा एक बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूला बना, और सेम इसी तरह से कॉसेक कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा था तो कट के एक आया है, वैसे ही ये दोनों वही क्या है एक दूसरे का उल्टा है, तो जितना ये जैसे ये वाला बना है फॉर्मूला, वैसे ही फिर और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे ये कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा एक होगा, ऐसे ही काटेंगे तो उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटा सेक थीटा, वैसे ही उल्टा एक दूसरे का, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटा कॉस थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है ना। उसी तरह से फिर ये टैन कॉट के लिए हो जाएगा, टैन कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा एक। अब ऐसे ही फिर अगर टैन थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा ये एक बटा कॉट थीटा, और अगर वही कॉट थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा एक बटा
tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। इसको ये सब नोट करने का मन है तो नोट कर लेना है, और उसके बाद फिर और फॉर्मूला जितना भी होगा इस पाठ से संबंधित बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसमें साइन 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री ये सब मान पूछा जाता है। तो वो टोटल मान किताब में भी सारणी होगा, उसे याद कर लेना है, और नहीं तो उसका ट्रिक बता रहे हैं, अगर याद नहीं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना चाहिए था, हो गया होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यही ना। त्रिकोणमितीय मतलब कि ये डिग्री का मान ले लेंगे पहले। 1 2 3 6 खंड चाहिए है, कितना हो गया होगा? 1 2 3 4 5, एक खंड और ले लेते हैं। जीरो होगा, 30 होगा, और उसके बाद 45, 60, 90 हो गया, यही ना है। चलो ठीक ही है, अंदाज से खंड दिया बराबर ही हो गया। इसको पता है, इसमें क्या होगा? साइन, इसमें इसमें tan, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। अब ये मान जो है सो याद अगर नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर इसका मान निकालना हो तो लाइन से इधर रख देना है 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर इधर उल्टा आ जाना है, इधर से लिख देना है इस बार फिर से 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो इस तरह से लिखना है, और ये जो है सो निकल के आ जाएगा मान, जैसे तैसे देखना है। अब सब में बटा 4 करके रूट अंडर कर देना है, बटा 4 करेंगे रूट अंडर, कितना आ जाएगा? 0/4 यानी 0/2 आएगा, यानी मान क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर बटा 4 करके रूट अंडर करेंगे, कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, कितना मान हो गया? 1/2। 2/4 का रूट अंडर करेंगे, ये काट देंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1। अब ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा। इसमें भी बटा 4 करके काटेंगे, ये 3 था यहाँ पर, कितना? ये रूट में 3 रह जाएगा, और यहाँ पर 4 के वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4/4 करेंगे, रूट ये कट के 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना? 1 ही, तो 1 हो गया। और इसका जो मान है, जैसे हम ये उल्टा लिखे हैं, और फिर हमको क्या करना है? 4 से भाग दे दे के तो मान लिखना ही है, वही काम करना है, तो फिर ये मान उल्टा आ जाएगा ना, तो हम एक बार डायरेक्ट इसको जो मान आया है ना उसको उल्टा लिख देंगे। ठीक है, जैसे इधर से शुरू करेंगे और इधर से लिखते जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? 0 1/2, 1/√2, इसके बाद √3/2, फिर उसके बाद क्या है? 1। इसी मान को इधर से जो लिखे हैं, इसी मान को ये उल्टा इधर से लिख देंगे, 2 गो सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखना है, अब हमको एक बात याद, एक फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये दोनों को बटा करते चलेंगे और मान हमारा निकलते चलेगा। 0/1, 0/1 करेंगे तो कितना मान आएगा? 0 आएगा, तो इसमें क्या हो गया? 0। अब हम फिर क्या करेंगे? ये दोनों को बटा करेंगे, 1/2 √3/2, 1/2 और फिर √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1/√3, तो हो गया यहाँ पर मान 1/√3। इसको देखना है, फिर हम क्या करेंगे? 1/√2 और 1/√2, दोनों सेम है, कट जाएगा एक दूसरे से, कितना आएगा? 1। इस तरह से फिर इसको कट करते हैं, क्या होगा? √3/2, और ये क्या होगा? 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 बटा कितना बचा? 1। √3/1 मतलब बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? √3। और यहाँ पर हम 1/0 करेंगे, देखो, तो 1/0 करेंगे तो 1/0 बराबर क्या हो जाता है? ये 1/0 का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसको हम क्या कर लेंगे? अपरिभाषित बना लेंगे, है ना। हो गया ये। अब इसके बाद क्या करना है? बाद बाकी खंड भरने के लिए पता ही है क्या होता है, मान उल्टा होता है। साइन के उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान बन जाएगा, कॉस के उल्टा कर देंगे तो सेक का मान बन जाएगा, और फिर tan के उल्टा कर देंगे तो कॉट के मान बन जाएगा। तो उल्टा कर करके लिखते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है?
साइन है 0/1 है ना, 0/1 है, तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा 1/0। 1/0 मतलब क्या, अपरिभाषित। ये क्या हो गया, अपरिभाषित। इसको बदलेंगे क्या आ जाएगा, 2/1। बताया ही गया है कि 3 को मान याद रखना है, बाद बाकी को उल्टा कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, √2/1। ये 2/√3। फिर इसको बदल देंगे 1/1, तो एक ही होगा। ठीक है, आगे अब आना है। फिर इसका मान बदलेंगे, किसका मान, कॉस का मान बदलेंगे तो सेक बनते चला जाएगा। यहाँ पर जो ये आया था, कैसे था ये, एक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक बदलेंगे तो ये क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये 0/1 है, 1/0 होगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा। हो गया ये। फिर इसका मान बदल देंगे, 0 है तो 0/1 है, तो 0 आया है तो 1/0 होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही होगा, ये 1/√3 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे, ये इसको, तो ये एक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपरिभाषित को उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारणी जो है सो तैयार हो जाएगा बन के क्या। तो इस तरह से इजी हम तैयार कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से सारणी निकल जाएगा। सारणी निकाल के भी जान सकते हैं कि किसका मान कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको समझ के। मन है नोट करने का तो नोट कर लेना है जल्दी जल्दी। अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे कुछ भी, या तो जैसे दे देगा कि साइन 30, जैसे दे देगा क्या, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का मान लिखेंगे, बटा कर लेंगे। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 45 का मान 1/2। डबल बटा है, पलट जाएगा ये, यानी कि √2 बटा क्या आ जाएगा, 2। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2/2। इसको काटेंगे अगर या परमेकरण करेंगे तो ये 1/√2 फिर से बच जाएगा, है ना। तो इतना लिख दे या इतना लिख दे, तो इस तरह से निकाल लेंगे मान। तो ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम फॉर्मूला ही देखते हैं और आगे। एक फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे कि साइन और कॉस जो होता है, जैसे कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये भी पूछता है। तो साइन कॉस याद रखना है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो है सो कौशिक और सेक एक दूसरे के मतलब की मिलता जुलता होता है। जैसे कौशिक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, और सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होगा, कौशिक थीटा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बता रहे हैं। फिर और एक टैन और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। इसमें भी टैन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो इस तरह से ये 6 फॉर्मूला। इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि टैन अगर ऐसे देखना है, जैसे कहेगा साइन 45 डिग्री बटा फिर देगा कॉस 45 डिग्री बराबर कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दे रहा है साइन कॉस या कॉसेक सेक या टैन कॉट में बटा में है, तो वो जो है सो कटने के बाद दोनों सेम आ जाएगा बाद में जब इसको बदलेंगे तो, और कटने के बाद एक ही आता है। तो अगर बटा में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, जैसे कि 23 दे दिया और 23 में अगर हम फिर कितना जोड़ेंगे कि 90 पूछ जाएगा, 67, है ना, जैसे 67। तो यहाँ पर कुछ भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, जैसे, और उसके बाद इसमें कुछ भी लगा दिया, जैसे कि टैन कॉट ही लगा दिया, टैन कॉट एक दूसरे का उल्टा है, बदलेंगे कट के कितना आएगा, एक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो एक टिक लगा देना है। और यही चीज घटाओ में हो जाए, जैसे कि टैन 23 डिग्री घटाओ कॉट 67 डिग्री, तब क्या टिक लगाएंगे आंसर में, 0। तो अगर घटाओ में है इस तरह से दोनों सेम है, क्योंकि बदलने के बाद सेम ही आएगा। अगर घटाओ में है तो क्या टिक लगाएंगे, 0। बटा में है तो इसमें एक टिक लगा देना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बटा में दिखे टिक लगा देना है, एक बिना सोचे समझे टिक लगा देना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक पर टिक लगा देना है, सही हो जाएगा।
कुछ भी आए इस तरह का, मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? अब होता है कि अगर वही 2 नंबर में इसी को पूछ दे बनाने के लिए, तब बनाना कैसे है, किसी एक को बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पर tan है, tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री घटाओ थीटा होता है ना, तो ये कर देंगे cot 90 डिग्री घटाओ थीटा, थीटा का मान 23 डिग्री, तो 23 डिग्री अब बटा ये क्या हो गया cot 67 डिग्री। तो ये जब घटाएंगे 90 में से तो कितना आएगा cot, घट के ये भी क्या आ गया 67 डिग्री, अब बटा ये भी नीचे कितना आ गया cot 67 डिग्री, दोनों कट गया, कितना आ गया आंसर 1। तो जब भी इस तरह का बटा में क्वेश्चन दिखे जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा हो, जैसे दे दिया सेक, मान लो कि कुछ भी दे दिया सेक 77 डिग्री, ठीक है, अब बटा दे दिया कौशिक कितना इसमें देना पड़ेगा 23 डिग्री, नहीं 23 नहीं होगा इसमें 13 डिग्री होगा, ये जोड़ने पर 90 पुर जाएगा, कितना इसका आंसर होगा, जब काटेंगे दोनों सेम हो जाएगा, एक आंसर आएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे एक टिक लगा देना है, इसमें ज्यादा सोचना समझना नहीं है। घटाओ में यही दोनों को घटाओ में लिखे तो 0, ठीक है। अब इसके बाद और फॉर्मूला देखते हैं, मन है इसको नोट करने का तो नोट कर लेना है जल्दी जल्दी। अब आगे देखना है tan थीटा और cot थीटा बराबर, ये तो दो याद ही होगा, वो एक दूसरे का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, और ये cot थीटा बराबर क्या होता है, साइन cos थीटा बटा साइन थीटा, एक दूसरे को उल्टा होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। और नेक्स्ट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ये सारा फॉर्मूला से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ये दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, एक होता है। और फिर एक ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। वैसे ही फिर एक अब बच क्या गया कौशिक और कॉट, कौशिक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जैसे यहाँ पर 9 दे देगा, यहाँ पर भी 9 दे देगा, आप पूछेगा कि इसका मान होगा, तो दोनों में से 9 9 क्या हो गया, कॉमन हो गया, जैसे ये होगा ना दोनों में 9 9 कॉमन हो जाएगा, बच क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर मतलब कि इसको निकालना है तो 9 गुने ये बताए हैं अभी साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, गुना कर दिए कितना आ गया 9, तो 9 में टिक लगा देंगे। तो ये तीनों में से कौन फॉर्मूला अगर दिया जा रहा है सीधा सीधा, ऐसे पूछ दिया सीधा कर दे दिया कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कितना होगा एक में टिक लगा देंगे। पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा एक, तो एक में टिक लगा देंगे। या इसमें कोई सेम अंक दे रहा है, जैसे इसके पहले लगा दिया 9 और इसके पहले लगा दिया 9, तो इसका आंसर कितना होगा 9 ही होगा, क्योंकि 9 9 कॉमन हो जाएगा, एक मान रखेंगे गुना करने के लिए 9 आ जाएगा। या जो कुछ भी अगर अंक लगा दे रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, जैसे इसके पहले लगा दिया 4 और इसके पहले भी लगा दिया 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 में टिक लगा देंगे, इस तरह से, ठीक है। जैसे इसमें भी वैसे ही अगर 9 लगा दिया इसके पहले और इसके पहले भी 9 लगा दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखना है। अब इसमें दो और भी फॉर्मूला इससे निकल सकता है, जैसे अगर हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, ये एक घटाओ इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही अगर हमको फिर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक घटाओ इस बार साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा और एक जोड़ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और वैसे ही अगर tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर से एक को इधर भेजेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका उल्टा वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लेना है। आगे वृत्त देखना है, ठीक है। अब वृत्त से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या जो फॉर्मूला होता है वो देखना है। तो सबसे पहले इसमें तो वृत्त से संबंधित एक थ्योरम पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सबसे पहले जो याद रखना है वो याद रखना है कि वृत्त की
त्रिज्याएं त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे अगर ये कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये O है केंद्र, और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या खींचा गया है, तो ये जो त्रिज्या होगा यह क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैसे? जैसे कहेगा क्या कि अगर वृत्त के त्रिज्या का मान दे देगा, किसी बिंदु से स्पर्श बिंदु से मतलब दूरी दे देगा। जैसे कहेगा क्या कि जैसे कहेगा क्या कि किसी वृत्त की, ठीक है, जैसे देगा क्वेश्चन, कहेगा क्या कि यहाँ पर कहेगा क्या कि किसी बिंदु की, ठीक है, ऐसे कहेगा किसी बिंदु की केंद्र से दूरी, ठीक है, किसी बिंदु की केंद्र से दूरी कुछ भी दे देगा, जैसे 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, दे दिया। किसी बिंदु की वृत्त से वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, तथा वह वह एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा से जो इसका जो स्पर्श बिंदु से जो उस बिंदु का दूरी है वह कुछ भी दे देगा इस तरह से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहेगा क्या कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए कि क्या होगा, है ना, वृत्त की त्रिज्या निकालिए क्या होगा, इस तरह से देगा। तो क्या होगा, ये O है, ये B है, ये C है, सीधा जान रहे हैं कि 5 हो जाएगा। कैसे 5 निकलेगा, तो वो बताए हैं यहाँ पर जो चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या है क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये ओसी का स्क्वायर घटाओ ये इस तरह से क्या होगा, बीसी के स्क्वायर बराबर ये ओबी का रूट अंडर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना, ओबी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ये 13 का स्क्वायर होगा, और माइनस ये क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो पूरा डिटेल्स में नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर करके रूट अंडर कर देना है, आंसर आ जाएगा। रूट अंडर क्या होगा, ये 169 आएगा ना, माइनस 144 यानी रूट अंडर 25 बचेगा, यानी कितना आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर जो भी है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव इस पर भी पूछा जाएगा। तो याद रखना है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह क्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब आगे देखना है, वृत्त से संबंधित क्या है कि कुछ और भी पूछता है। जैसे अब उसमें रेखा पूछेगा कि क्या होता है ना, छेदक रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा का मतलब है जो वृत्त को एक बिंदु पर छूते हुए जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे ये क्या है कि वृत्त को अगर छूते हुए जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। जैसे कि ट्रेन का जो लाइन होता है रेलवे का, उस पर जो एक पहिया होता है ट्रेन का, वो क्या है, स्पर्श रेखा का उदाहरण है ना, वो एक स्पर्श रेखा होता है। तो जो छूते हुए रेखा जाता है, जैसे जो वृत्त के परिधि को छूते हुए रेखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और यही अगर इसको बीच से होकर के जाता है काटते हुए तो इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा चीज, ये सारा चीज पढ़ाए थे पहले भी। और और यही क्या है कि अगर परिधि से परिधि तक को मिलाने वाला जो रेखा होता है वह क्या कहलाता है, वृत्त का जीवा कहलाता है। जैसे ये क्या हो गया, वृत्त का जीवा हो गया, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। और जो केंद्र से होकर जाने वाला रेखा होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखा होता है वह क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, डी। और यह त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आर यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मान भी त्रिज्या आर होगा। तो व्यास जो होता है वृत्त क्या होता है, इसका 2 गुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है वो 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछेगा तीनों, ये चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये तीनों चारों बात याद रखना है। जैसे पूछेगा कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बाहर बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु मतलब वृत्त से बाहर के बिंदु। तो किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं ये वृत्त है और ये बाहर कोई एक बिंदु है, बाह्य बिंदु मतलब बाहर बिंदु। तो पूछेगा कि
बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखना है, बाह्य बिंदु जैसे ही पूछेगा तो वहां से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2। तो याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कितनी खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, दूसरा पूछेगा कि देखना है, ध्यान देना है यहाँ पर, ये तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। पूछेगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, पूछेगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? तो 1 खींचा जाएगा, क्योंकि इसको अगर यहाँ से अगर ये जैसे कि वृत्त पर कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लिया हम, ये वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और यहाँ से स्पर्श रेखा कितना है, तो कई गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा? एगो। यहाँ से अगर दूसरा कोई भी रेखा इस तरह से अगर हम खींचेंगे तो वह क्या हो जाएगा? इसका छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि इसको काट देगा। तो वृत्त के किसी बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? केवल और केवल 1 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो पूछता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 1। वृत्त के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना खींचा जा सकता है? 1 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका ऐसे भी पूछेगा कि वृत्त के किसी अंतः स्थित बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? ये अंदर बिंदु है, कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 1 भी नहीं, जैसे ही खींचेंगे ये क्या है, काट के निकल जाएगा, 1 भी नहीं होगा। और ऐसे भी पूछता है कि वृत्त पर, ठीक है, किसी वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे ये है, ये मान लेते हैं ये वृत्त है, जैसे यहाँ देखते हैं ये है वृत्त, इस पर समानांतर स्पर्श रेखा कितना है? तो कितना समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 1। अनेक कैसे खींचा जाएगा है? क्या है, यहाँ ध्यान देना है, ये केंद्र हो गया O, समानांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। किसी वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 समानांतर, ज्यादा से ज्यादा 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो है समानांतर रेखा, ये दोनों जो है सो वृत्त पर समानांतर रेखा हो गया है ना, समानांतर स्पर्श रेखा हो गया। तीसरा इसके समानांतर अगर रेखा लेंगे कोई भी, तो क्या होगा? ये सब समानांतर रेखा होगा? नहीं होगा, ये सब क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। समानांतर ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो किसी भी वृत्त पर ज्यादा से ज्यादा 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ये भी याद रखना है, किसी वृत्त पर अधिकतम 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर किसी वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दिखाई दे रहा? नीचे लिखने में उतना नहीं बनता है, किसी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो किसी भी वृत्त पर कितना समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो केवल 2। एक और याद रखना है, ऐसे भी पूछ देता है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितना होगा? किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो अनगिनत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एगो वृत्त पर खींचना है तो कितना भी खींच सकते हैं। किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर पूछेगा तो केवल एक खींचाएगा, लेकिन किसी वृत्त पर कितना खींचा जा सकता है?
बड़ा वृत्त रहता तो इसमें जितना खींचते हैं उतना स्पर्श रेखा खिंचाते जाता, अनगिनत खींचा जाएगा, है ना। तो किसी वृत्त के एक बिंदु पर पूछेगा तो एक हुआ, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक, है ना, अनगिनत। किसी वृत्त पर अनेक अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नोट करना इसको जल्दी जल्दी। क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, ऐसा पूछेगा कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर कोई बिंदु सी है, तो अगर हम किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, जैसे कि एसी और बीसी दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये दोनों का जो लंबाई होगा वह क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो याद रखना है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, ये भी एक थ्योरम है, सिद्ध करना रहता है कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट कर लेना है तब तक, और उसके बाद हम देखते हैं क्या, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मिटा दे इसको, बस यही याद रखना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो समान होती है। आगे है अगला टॉपिक होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देखना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे वृत्त होता है ये क्या हुआ, वृत्त। अगर हम क्या करते हैं कि किसी बिंदु के अगर चारों, मतलब यहाँ पर किसी बिंदु से अगर समान त्रिज्या लेकर के अगर ऐसे घुमाते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम समान त्रिज्या लेकर के अगर ऐसे घुमाते हैं चारों बगल, तो वह क्या बनता है, वृत्त बनता है। बोर्ड पर जल्दबाजी में ठीक से नहीं बन पा रहा है ना। तो ऐसे अगर हम क्या है कि चारों तरफ घुमाते हैं किसी बिंदु का अगर एक केंद्र लेकर के, तो जहां से घुमाते हैं उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ का जो दूरी होता है, ये जो केंद्र से परिधि तक का दूरी होता है वह कहलाता है त्रिज्या। जो कि त्रिज्या कहीं भी मिलाएंगे इसका तो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। त्रिज्या यहाँ से यहाँ मिलाए तो भी त्रिज्या क्या होगा, हर जगह बराबर होगा, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो और ये जो पूरा का पूरा लंबाई होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लंबाई, ये जो ये वृत्त का जो पूरा का पूरा लंबाई है, इतना जितना मीटर होगा, ये इसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। ये जो पूरा जितना गोल दूरी है वो क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो परिधि होता है, परिधि को क्या चीज से सूचित किया जाता है, सी से। ठीक है, सी से लिखा जाता है परिधि को, तो ये परिधि हो गया। और यहाँ जो इसका व्यास होगा, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। तो अगर हम सी में, परिधि में अगर भाग करते हैं डी से, तो जो मान होता था, ठीक है, जैसे वृत्त बड़ा हो छोटा हो कैसा भी अगर वृत्त लेते थे, जब इसका शुरुआत हुआ था, पाई का जो आविष्कार किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, तो उस समय क्या किया गया था कि जैसे बड़ा वृत्त ले छोटा वृत्त ले, और जब हम उसको डी से भाग करते थे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही परिधि में डी से भाग करते थे, तो हमेशा एक ही संख्या आता था, उसका जो मान आता था 1 4 इस तरह से करके हमेशा मतलब सेम ही मान आता था। तो उस अक्षर राशि को पाई से सूचित कर दिया गया। ठीक है, और पाई एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका मान जो है सो जितना निकालते जाएंगे निकलते जाएगा। तो पाई का जो मान होता है ना, कभी कभी हम जो 22/7 लेते हैं, वो एग्जैक्ट मान मतलब ये नहीं होता है, बल्कि अगर क्या है कि हम 7 मीटर व्यास का अगर कोई वृत्त बना रहे हैं, तो उसका जो परिधि होगा वो कितना मीटर होगा, 22 मीटर।
ठीक है। तो इसीलिए वृत्त का जो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो अगर हमको परिधि निकालना है, अगर वृत्त का परिधि हमको निकालना है तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे अगर हम, तो सी बराबर क्या आएगा, पाई डी, यही ना आएगा। या सी बराबर क्या होगा, ये पाई और डी का जो मान है 2r भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से ये हो जाता है 2πr, क्या हो जाता है, 2 गुना कर दिए तीनों को तो 2πr। इस तरह से जो वृत्त का परिधि होता है वह क्या होता है, 2πr। या पाई डी भी रख देंगे तो वृत्त का परिधि निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का जो परिधि होता है वह क्या होता है, 2πr। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। इसके पीछे भी रीजन है, बट वो उतना डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे πr² आता है। तो फिर जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और हमको तो शॉर्ट में अभी टोटल देखना है फॉर्मूला को। अब हो गया ये, ठीक है। अब ये जो त्रिज्या के द्वारा जो बनाया गया खंड होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। जैसे ये जब हम काट रहे हैं इस तरह से, अगर त्रिज्या से ये हम काट रहे हैं तो ये जो क्षेत्रफल होगा, ये बीच का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो खंड होता है, जैसे ये ओ था, ये मान लेते हैं ए भी हो गया चाप, ये जो खंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। और अगर हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या इसमें चाप का लंबाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो त्रिज्य खंड भी बनता है तो दो त्रिज्य खंड बना, एक तो त्रिज्य खंड ये होता है, इसको हम कहते हैं, ये जो त्रिज्य खंड होता है उसको हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, लघु माने छोटा वाला, ये क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड, है ना, लघु त्रिज्य खंड जान लेना है, ऐसे ही इसमें लिखने में नहीं बन रहा है बड़ा। ये क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड, जो अभी साइड में हटाए हैं। लेकिन इसी का अगर जो साइड जो बचा हुआ पार्ट है ये अगर लेंगे ऐसे, ये जो बचा हुआ पार्ट था ये वाला, ये कौन सा त्रिज्य खंड हो गया, जैसे मान लेते हैं ये 120 डिग्री कोण के साथ बना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये क्या होगा, बड़ा वाला जो हटाया बना वो दीर्घ त्रिज्य खंड। तो जो त्रिज्या है, जो दो त्रिज्या होगा वह वृत्त को दो भाग में बांटेगा, एक तो लघु त्रिज्य खंड, छोटा वाला जो इतना हिस्सा हुआ वो कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, और जो बच गया ये साइड वह क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है, तो इसमें भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके हिसाब से निकलेगा, ये थीटा के हिसाब से। बड़ा कोण है तो ज्यादा होगा, छोटा कोण रहेगा तो क्या है, कम त्रिज्य, कम क्षेत्रफल होगा, थीटा के हिसाब से होगा। तो ये जो कोण यहाँ पर बनता है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो एक तो हम ले लेते हैं थीटा। अब पूरा जो होता है कोण बिंदु के चारों ओर कितना होता है, इसके चारों ओर कितना होगा, 360। तो पूरा से भाग दे देते हैं 360 से। आप पूरा से भाग देने के बाद 360 से भाग देने के बाद इसमें πr² से गुना कर देंगे, तो यही क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने πr²। ठीक है, अब हो गया ये। अब चाप का लंबाई बराबर, चाप का लंबाई मतलब इसका लंबाई क्या होगा, पूरा लंबाई तो हमको पता है 2πr हो जाता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, पूरा क्या हो जाता है 2πr। लेकिन अगर हमको केवल इतना का निकालना है तो भी फिर वैसे ही, अगर लंबाई निकालना है तो इसके लंबाई से गुना कर देंगे, ये जो लंबाई था उसे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 अगुने 2πr। तो इस तरह से क्या निकल जाता है, चाप का लंबाई निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं। पहले इसको नोट करने का मन है तो नोट कर देना है, मिटा के ही लिखते हैं या इधर लिखते हैं। हो गया है, मिटा दे। देखना है आगे। अब किसी वृत्त में जो जल्दबाजी में बनाने पर छवि बन जाता है, ठीक से, है ना। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ये केंद्र हो गया ओ, ठीक है। तो जब भी हम किसी वृत्त में एक जीवा खींचते हैं तो वो जो है इसको दो क्षेत्रफल में बांट देता है ना, आधा जैसे कि एक तो इधर हो गया,
इसको हम बोलते हैं, अगर जीवा के द्वारा बांटा जाता है तो इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। जैसे इस पर से अगर हम खींच दिए हैं ये ए बी, ये भी खींचना दिए, तो ए बी खींच दिए तो इसके ऊपर का ये वाला जो जितना पार्ट हो गया ना, ये वाला जितना पार्ट हुआ ये सारा, ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। जो बड़ा वाला हो गया वह क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। और जो छोटा हुआ बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है, ये इसके नीचे वाला ये जो हो गया, ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। जिसको छायांकित नहीं किए हैं वो क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। तो इसमें दोनों का अगर निकालना हो, अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड निकालना है या लघु वृत्तखंड निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखना है। तो कह रहा है कि आप दीर्घ वृत्तखंड निकालिए चाहे लघु वृत्तखंड निकालिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देख लेना ये भी कैसे आता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये अगर बना देंगे यहाँ पर मिला करके, तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। तो पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। अगर हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ ये जो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल अगर घटा दें, का क्षेत्रफल, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये जो बन के आएगा वो ये क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और घटाओ इसका जो मान होता है वो हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। ठीक है। और गुना आर स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है 1/2 गुने 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन मिल रहा है तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, थीटा बटा 360 और गुने पाई और घटाओ 1/2 साइन थीटा। तो यही क्या हो जाता है, वृत्तखंड का मतलब कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इस फॉर्मूला पर रखेंगे, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जा रहा है, ये फॉर्मूला रखेंगे, इस फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। यहाँ पर थीटा क्या होगा, जो बीच में कोण रहेगा 60 डिग्री 65 डिग्री जो भी यहाँ पर मान रहेगा वो हो जाएगा थीटा का मान। त्रिज्या समझ में आ ही रहा है, जो ये त्रिज्या का मान हो जाएगा। और साइन थीटा मतलब साइन ये 90 डिग्री है तो 90 रखेंगे, जितना मान होगा वो रख देंगे त्रिकोण के मान के हिसाब से, तो निकल जाएगा। और अब मान लेते हैं कि अगर हमको ये लघु वृत्तखंड निकाल दिए और दीर्घ निकालना है तो क्या होगा, अगर लघु वृत्तखंड हमको ये वाला जो है सो पता चल गया, छायांकित जो नहीं था, छायांकित था, तो पूरा अगर त्रिभुज का जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उनमें से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ होगा शेष इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल और घटाओ क्या हो जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ घटा रहे हैं तो लघु का निकल जाएगा, मतलब लघु घटा रहे हैं तो दीर्घ का निकलेगा, दीर्घ घटाएंगे तो लघु का निकलेगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया ये। तो इस तरह से, तो इसको नोट कर लेना है, नोट करने का मन है तो जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर हम अगले पाठ को देखेंगे। हो गया।